अभी तक आपने मार्डसंस अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, तो माय डियर फ्रेंड्स तुरंत करें। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, ओपी कुमार की तरफ से आप सभी साथियों का मार्डसंस अकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा तटस्थ वक्र। तटस्थ वक्र है क्या, हम ये देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद में इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर इसके बाद में तटस्थ वक्र की अनुसूची क्या है वो देखेंगे, और तटस्थ मानचित्र, ये होगा यहाँ तक हमारा तटस्थ वक्र का परिचय। उसके बाद में हम करेंगे तटस्थ वक्र की मान्यताएं क्या हैं और तटस्थ वक्र की विशेषताएं क्या हैं, और आगे चल करके हम पढ़ेंगे आय प्रभाव और कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। तो टॉपिक का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है। आप इस टॉपिक को अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं इस टॉपिक को लगभग 3 पार्ट्स के अंदर डालूंगा, बिल्कुल डीपली। तो आप इस चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। चलो टॉपिक शुरू करते हैं। तटस्थ वक्र। माय डियर फ्रेंड्स, तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिले। फ्रेंड्स, ये हुई इसका पिक्चर। तटस्थ वक्र क्या होता है? तो तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो ये है हमारा तटस्थ वक्र का पिक्चर। अब कैसे होगा ये तटस्थ वक्र, इसका डिजाइन किस प्रकार से होता है, इसका स्लोप किस प्रकार से होता है, वो भी देख लेते हैं एक बार। ओ एक्सिस और ये लेते हैं वाई एक्सिस। देखिए जरा, तटस्थ वक्र होता है ये वाला, ठीक है। तटस्थ वक्र आईसी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इंडिफरेंस कर्व। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लेते हैं ओ एक्सिस के ऊपर लेते हैं एप्पल और यहाँ लेते हैं ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज दो वस्तुओं के, यानी एप्पल और ऑरेंज के दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है, ठीक है। तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। परिभाषा दी है लेफ्ट पिच ने, तो लिख सकते हैं लेफ्ट पिच के अनुसार, ठीक है। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करो। तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, ये बात हमने बोल दी, पहले से बता दी है, जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स यह हुआ कि एक तटस्थ वक्र के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे वे बिंदु दो वस्तुओं के उन संयोगों को प्रकट करेंगे जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। चाहे वो बिंदु चाहे कहां पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, वो बिंदु चाहे यहाँ पर हो सकता है, वो बिंदु चाहे यहाँ पर हो सकता है, वो बिंदु चाहे यहाँ पर हो सकता है, यानी बिंदु हमारा कहीं पर भी होगा, उस बिंदु के ऊपर उपभोक्ता को क्या होगा, समान संतुष्टि मिलती है। वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन सबसे पहले अंग्रेज अर्थशास्त्री ने 1881 ईस्वी में अपनी पुस्तक मैथमेटिकल फिजिक्स में किया। ये जो हम बताने जा रहे हैं तटस्थ वक्र विश्लेषण, इसका प्रतिपादन किया है एजवर्थ ने सबसे पहले 1881 ईस्वी में अपनी पुस्तक मैथमेटिकल फिजिक्स में किया है। उसके बाद में दूसरे शास्त्री आए जिसका नाम है पेरेटो। उन्होंने क्या किया, ये जो कंसेप्ट है, ये जो धारणा है, इसका विकास किया। यानी इटली के अर्थशास्त्री हैं पेरेटो। उन्होंने 1881 के बाद में 1906 ईस्वी में इस धारणा का, यानी इस कंसेप्ट का क्या किया, विकास किया। उसके बाद में आए जॉनसन जो कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने भी क्या किया, आगे चल के 1813 ईस्वी में, सॉरी 1813 नहीं, 1913 ईस्वी में फिर इसका विकास किया। आगे चल के इस प्रकार से फिर रूसी अर्थशास्त्री है जिसका नाम है सल्स्की, उन्होंने भी इसका विकास किया। इस प्रकार से इसके अंदर विकास होता गया और आगे चल के इस विश्लेषण को, यानी ये जो कंसेप्ट है, ये जो धारणा है हमारी, हम इसको विश्लेषण से कहेंगे। इस विश्लेषण को मांग सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो 1934 ईस्वी में हिग्स और एलन को दिया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये हुआ इसका इतिहास। तटस्थ अनुसूची से अभिप्राय।
एक ऐसी सूची से होता है जो दो वस्तुओं के क्या करता है, जो दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाती है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तटस्थता वक्र की अनुसूची तैयार करने जा रहे हैं। दैट मीन्स कि वो भी क्या करेगी, तटस्थता वक्र के बारे में ही बताएगी। अनुसूची से अभिप्राय एक ऐसी सूची से होता है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इसलिए उपभोक्ता इसके ऊपर क्या होता है, तटस्थ होता है, यानी इसके ऊपर क्या होता है, तटस्थ होता है। अब देखिए अनुसूची देखते हैं किस प्रकार से अनुसूची तैयार करते हैं हम यहाँ पर। तो पहले लेते हैं हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज। इसको हम कहेंगे संयोग। तो यहाँ पर संयोग ले लेते हैं। समझाने के लिए है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहां जो है 1 से लेकर के 10 तक क्या है इसके पास में, ऑरेंज है 2, ऑरेंज 10 हैं और एप्पल जो है 4 हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन लेता हूं मैं ए कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें एप्पल्स की मात्रा होगी 1 और ऑरेंज होंगे 10, यानी सिचुएशंस होगी यहाँ पर ये वाली, 10 ऑरेंज होंगे और एक क्या होगा, एप्पल होगा। ये सिचुएशंस, ये वाली सिचुएशंस है, ये इसकी शुरुआती सिचुएशंस है। अब मैं इस डायग्राम के द्वारा मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि इसके ऊपर जो एक नियम लागू होता है वो क्या है, उसको देखेंगे। देखिए इनिशियल पॉइंट होता है ए, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, 10 ऑरेंज होते हैं और एक एप्पल होता है। एक्स्ट्रा पीस ऑफ एप्पल लेने के लिए 3 संतरों का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। उसके बाद में फिर क्या करता है, एक और एक्स्ट्रा लेने के लिए क्या करता है, 2 का त्याग कर देता है, यानी यहां पर जो होता है हमारा 5 होता है। ठीक है, और फिर एक्स्ट्रा लेने के लिए क्या करता है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेने के लिए फिर एक का त्याग कर देता है। तो मैं माय डियर फ्रेंड्स एक बात बताना चाहता हूं आपको, ये जो हमारा तटस्थता वक्र है, ये तटस्थता वक्र जो है घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम के ऊपर निर्भर करता है, या इसके ऊपर ये नियम लागू होता है। जैसे जैसे एक उपभोक्ता ज्यादा वस्तु का कम वस्तु के लिए त्याग करता जाता है, तो वो जो त्याग करने की जो दर होती है वो घटती जाती है, यानी इसको हम बोलते हैं घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम। ठीक है, यहीं पर आप देख सकते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है 1:2, 1:3, 1:3, 1:2, 1:1, ये जो रेशियो है लगातार जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने जाते हैं तो ये रेशियो जो है वो घटती जाती है। इसको बोलते हैं घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम। तो ये हुई हमारी घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम की भी मैंने बात कर ली, और ये अनुसूची भी कह सकते हैं। अब देखिए अनुसूची के अंदर देखिए क्या होता है, पहली इनिशियल पॉइंट के अंदर तो क्या होता है, जब वो एक सेब लेता है और 10 संतरे लेता है, जैसे ही दूसरी सेब लेता है तो क्या करता है, उसके पास में ऑरेंज की संख्या आ जाती है 7। ठीक है, और जैसे ही फिर वो तीसरी यूनिट लेता है, तीसरी इकाई लेता है सेब की, तो तीसरी इकाई लेने पर क्या होता है, उसके पास में सेब और घट जाते हैं, यानी हो जाते हैं 5। और फिर से चौथी सेब जो लेता है, फोर्थ सेब लेता है, तो उसके पास में जो ऑरेंज हो जाते हैं वो हो जाते हैं 4। यानी जो इसकी रेशियो निकल के आती है वो रेशियो क्या आती है, 1:3 आती है, 1:2 आती है और 1:1 आती है। तो ये जो है प्रतिस्थापन की दर जो है लगातार इसके अंदर क्या होती है, घटती जाती है। और इसमें व्याख्या में कुछ ज्यादा नहीं है, व्याख्या इसके अंदर ही छिपी हुई है। ठीक है, चलो अब तटस्थता मानचित्र देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तटस्थता मानचित्र की परिभाषा देखिए, या फिर तटस्थता मानचित्र होता क्या है वो देखिए। पहले तटस्थता मानचित्र वह ग्राफ होता है जो तटस्थता वक्रों के यानी एक से ज्यादा वक्र होते हैं इसके अंदर, तटस्थता वक्रों के एक समूह को प्रदर्शित करता है, जिससे प्रत्येक तटस्थता वक्र जो होता है वो संतुष्टि के एक निश्चित सत्र को प्रकट करता है, या फिर संतुष्टि के एक निश्चित सत्र को बताता है। तो वो देखिए तटस्थता मानचित्र कैसा होता है। मानचित्र मतलब देखो इसमें परिभाषा में देखा है, जिसमें एक से अधिक तटस्थता वक्रों का क्या होता है, समूह होता है। वो देखिए समूह बनाते हैं यहाँ पर। चित्र के अंदर क्या होता है, एक से अधिक तटस्थता वक्र उसके अंदर होते हैं, मतलब तटस्थता वक्रों का क्या होता है, समूह होता है। जैसे कि ये है 3-4 तटस्थता वक्र इसके अंदर हैं। तो ये क्या है, हमारा एक ग्राफ है। ये क्या शो करेगा, हर तटस्थता वक्र संतुष्टि के अपने एक निश्चित सत्र को दर्शाता है यहाँ पर।
तटस्था मानचित्र वह ग्राफ होता है जो तटस्था वक्रों के एक समूह को प्रकट करता है जिसमें प्रत्येक तटस्था वक्र संतुष्टि के अपने निश्चित सत्र को प्रकट करता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक बात ध्यान रखें कि ऊंचा तटस्था वक्र जो है वो ऊंची संतुष्टि देता है और जो निचला तटस्था वक्र होता है वो निचली संतुष्टि देता है। अब यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं IC4 जो है यानी इंडिफरेंस कर्व 4 नंबर पर है, ये सबसे ऊपर है, दैट मींस कि सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। यानी IC4 ग्रेटर देन किससे होगा? IC3 से। और IC3 ग्रेटर देन किससे होगा? IC2 से। और IC2 ग्रेटर देन किससे होगा? IC1 से। तो ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप इसको समझिए, इतना ही काफी है समझाने के लिए। यानी ग्राफ का मतलब समझे आप, उसके बाद में लास्ट में इस टॉपिक को हम ज्यादा ऊपर ले जाएंगे विशेषताओं के अंदर, मान्यताओं के अंदर, जिसमें हम आगे जाके विशेषताएं पढ़ेंगे, मान्यताएं पढ़ेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे। ठीक है, फिर भी आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें तो देखिए, ऊंचा तटस्था वक्र ऊंची संतुष्टि रेखा से इस बात को देखिए। मान लेते हैं उपभोक्ता क्या है? IC2 के ऊपर है, यानी इस पॉइंट के ऊपर है, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर एप्पल की क्वांटिटी लेता है, मान लिया 1 2 3, ठीक है, और ऑरेंज की लेता है यहाँ पर 3, 1 2 3, 3 ही लेता है एप्पल्स की और 3 ही लेता है ऑरेंज की। यहां पर हमने लिया है एप्पल और ऊपर लिया है ऑरेंज, जैसा भी आपने पहले डायग्राम के अंदर देखा है, ऊपर लिया है ऑरेंज, यहां पर लिया है ऑरेंज, यानी O एक्सिस के ऊपर लिया है एप्पल और OY एक्सिस के ऊपर लिया है ऑरेंज। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कॉम्बिनेशंस क्या हैं? IC2 के ऊपर क्या होता है? 3 एप्पल लेता है और 3 ही ऑरेंज लेता है। उसके बाद में हम जाते हैं IC2 के बाद में IC3 पे जाते हैं। IC3 पे हम चले गए, यहां पर E बिंदु से E1 पे चले गए, ठीक है। तो यहां पर जाने का मतलब क्या हुआ? जो ऑरेंज है वो तो 3 ही रहेंगे, लेकिन जो एप्पल है वो कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। अब नेचुरल सी बात है, यहाँ पर एप्पल ज्यादा ले रहा है और ऑरेंज जो है पहले के मुकाबले, मतलब पहले जैसे ले रहा है ऑरेंज, और एप्पल जो है पहले से ज्यादा ले रहा है। दैट मीन्स कि पहले से इसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसके बाद में फिर ऊपर चलते हैं, तटस्था वक्र 4 पर चलते हैं। IC4 पर चलेंगे तो क्या होगा? बिंदु होगा अपने पास में E2, और यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी होगी एप्पल्स की वो हो जाएगी 5। दैट मीन्स है कि IC4 के ऊपर और भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, ज्यादा उपयोगिता मिलती है। तो इसके अंदर एक जो डेफिनेशन जो दिया हुआ है, ग्राफ जो बताता है वो यही बताता है कि ऊंचा तटस्था वक्र जो है ऊंची संतुष्टि देता है। इसको हम विशेषता के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक सिर्फ क्या है, आप सिर्फ ग्राफ को समझिए कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ के अंदर हम इतना ही बताएंगे, तटस्थ वह मानचित्र होता है जो तटस्था वक्रों के एक समूह को प्रदर्शित करता है, जिसमें प्रत्येक तटस्था वक्र संतुष्टि के अपने निश्चित सत्र को बताता है। हम सिर्फ इतना ही बताएंगे और इस डायग्राम को बनाएंगे। एग्जाम के अंदर ज्यादा लंबा नहीं करना, डेफिनेशंस लिखनी है और एक डायग्राम बनाना है, काम कंप्लीट। ठीक है, इसकी जो धारणा है वो घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम के ऊपर निर्भर करती है। और ये जो नियम है घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का, उसकी विवेचना किसने की है? उसकी विवेचना की है लर्नर ने, हिग्स ने और एलन ने। यानी घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर की विवेचना की बात करें तो वो विवेचना की है लर्नर ने, हिग्स ने और एलन ने। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर होती है जिसमें उपभोक्ता संतुष्टि के अपने स्तर में परिवर्तन किए बिना, क्या बोला? संतुष्टि के अपने स्तर में परिवर्तन किए बिना एक वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन करता है। अब मैंने स्टार्टिंग में यही तो बताया कि घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, अपने संतुष्टि के स्तर में परिवर्तन किए बिना एक वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए क्या करता है? प्रतिस्थापन करता है। और यही तो है घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, जो हमने पहले सारणी के अंदर डिस्कस किया है। और इसका जो सूत्र होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देख लीजिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY क्या होता है? लॉस ऑफ
लॉस ऑफ वाई एंड गेन ऑफ एक्स, ये जो आती है हमारी वो आती है नेगेटिव। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, लॉस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई गेन ऑफ एक्स। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, साइन रहेगा इसके अंदर माइनस का। ठीक है, तो ये हमारी घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर है। इसकी अगर परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा दी है प्रोफेसर बिलास ने। क्या बोलते हैं प्रोफेसर बिलास जी? एक्स की वस्तु वाई के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर वस्तु वाई की वह मात्रा होती है जो उपभोक्ता एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहता है, यानी लॉस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई गेन ऑफ एक्स। इसको यहां पर लिख लीजिए, ये डायग्राम जो शो कर रहा है यहां पर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू होगा माइनस लॉस ऑफ वाई डिवाइड बाई गेन ऑफ एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा माइनस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब एक्स हमने लिया है यहां पर और वाई लिया है यहां पर। ठीक है, ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है। सबसे पहली मान्यता इसके अंदर भी वही है कि उपभोक्ता जो होता है वो विचारवान होता है, उपभोक्ता को पूर्ण जानकारी होती है, वो क्या करता है, कम पैसे लेकर के ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करता है, यानी उपभोक्ता यहाँ पर विचारवान है, विवेकपूर्ण है। ठीक है, उपभोक्ता की बात करेंगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो पहले हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उसमें जो उपयोगिता लिए हमने, उपयोगिता जो ली हमने, उस उपयोगिता को हमने गणनावाचक संख्या में मापा है। गणनावाचक संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 में हमने उनको मापा है, लेकिन तटस्था वक्र विश्लेषण के अंदर हम उपयोगिता को गणनावाचक संख्या में नहीं मापेंगे, बल्कि यहाँ पर क्रम के अंदर मापेंगे, यानी क्रमवाचक संख्याएं होंगी, यहाँ पर क्रमवाचक उपयोगिता होगी। ठीक है, क्रमवाचक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो श्रृंखलाओं को श्रेणियों में व्यक्त करती हैं। ठीक है, यानी हम ये कहेंगे कि उपयोगिता को यहाँ पर क्रमवाचक संख्या में मापा जाता है। ठीक है, दूसरी मान्यता ये है इसकी। उसके बाद में हमने जो घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर है, ये भी इसकी एक मान्यता है। तटस्था वक्र विश्लेषण के अंदर, माय डियर फ्रेंड्स, तटस्था वक्र विश्लेषण के अंदर घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम लागू होता है, ये हमने माना है। ठीक है, मान्यता के अंदर है ये। अगर ये नियम जिस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लागू नहीं होगा वो इंडिफरेंस कर्व नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम लागू होता है ये एक स्पेसिफिक इंडिफरेंस कर्व के लिए है कि इस प्रकार का इंडिफरेंस कर्व होगा तो सही होगा। दो वस्तुएं उसके पास में है, एक ज्यादा है और एक कम है, तो ज्यादा वस्तु का कम वस्तु के लिए प्रतिस्थापन करता जाएगा वो, और जो प्रतिस्थापन करने की जो दर होगी वो क्या होगी, घटती हुई होगी। तो वो नियम यहाँ पर लागू होता है तटस्था वक्र के ऊपर। ठीक है, और इसके अंदर जो चौथी मान्यता है वो है चुनाव में सामंजस्य। ठीक है, अब A ग्रेटर देन B है और B ग्रेटर देन C है, तो नेचुरली क्या होगा, C ग्रेटर देन A नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुई इसकी मान्यताएं। मान्यताओं के बाद में करेंगे हम अभी इसकी विशेषताएं। विशेषताओं के लिए माय डियर फ्रेंड्स हमने बोर्ड को थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। तटस्था वक्र की करते हैं विशेषताएं। सबसे पहली जो विशेषता होती है, तटस्था वक्र का ढलान जो होता है, यानी बात करेंगे ढलान। तटस्था वक्र का जो ढलान होता है वो क्या होता है, देखिए यहां पर जो मान्यता हमने ली है तटस्था वक्र की, उसको ध्यान रखना आपने। मान्यता क्या ली है कि एक तटस्था वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ये बात आपने याद रखनी है। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का जो नियम लागू होता है उसको भी हमने याद रखना है विशेषताओं के अंदर। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है हमारा, ऐसा होता है। रीजन पूछे क्यों, क्योंकि इसके अंदर घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम लागू होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जो तटस्था वक्र का जो ढलान होता है वो बाएं से दाएं की ओर होता है, बाएं से दाएं की ओर होता है। और इसका मूल बिंदु की ओर क्या होता है, ये क्या होता है, मूल बिंदु की ओर क्या होता है, ऊंटोदर होता है।
हिंदी में बोलते हैं ऊंतोदर और इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स। तो ऐसा इसका ढलान होता है, हमने ढलान की बात की है। अगर आपको ढलान दिखाई दे इस प्रकार का डिफरेंस करा होगा तो इसके अंदर घटती समान प्रस्थापन दर का नियम लागू नहीं होता। माय डिफरेंस इसके अंदर रेशियो आएगा 1:1। घटती समान प्रस्थापन दर का जो नियम है वो लागू नहीं होगा, इसलिए ये जो लाइन है, सीधी लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग की जो लाइन है वो नहीं होगा। या फिर हम ये कहें कि इस प्रकार का डिफरेंस, इस प्रकार का भी डिफरेंस कर्व लागू नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी वही रेशियो रहेगी। घटती समान प्रस्थापन दर का जो नियम है इसके ऊपर भी लागू नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये डिफरेंस कर्व हमारा हो सकता है लाइन। तो माय डिफरेंस ये भी इंडिफरेंस कर्व हमारा नहीं होगा। रीजन क्या है कि इसके ऊपर भी घटती समान प्रस्थापन दर का नियम लागू नहीं होता। और यहाँ पर जो डेफिनेशंस है कि तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, लेकिन समान संतुष्टि इसके ऊपर नहीं मिलेगी, इसके ऊपर नहीं मिलेगी। देखते हैं एक बार। अब मान लिया, इसका मतलब क्या होता है कि इस बिंदु के ऊपर देखते हैं। इस बिंदु का मतलब ये होता है कि x वस्तु की इतनी मात्रा और y वस्तु की इतनी मात्रा, ठीक है, ए बिंदु के ऊपर। बी बिंदु पर कितना होगा? बी बिंदु पर y वस्तु की तो मात्रा सेम रहेगी, लेकिन x की क्या होती है? बढ़ जाती है। ये होता है बी बिंदु के ऊपर। सी बिंदु पर क्या होगा? सी बिंदु पर x वस्तु की मात्रा इतनी, y वस्तु की मात्रा सेम रहेगी, लेकिन x की बढ़ जाती है। तो ये जो है भेदभाव करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो तटस्थ वक्र है इस प्रकार का नहीं होगा। हमने सिर्फ यही देखना है कि तटस्थ वक्र किस प्रकार का होता है। तटस्थ वक्र ये भी नहीं होगा, होगा कौन सा? ये होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर घटती समान प्रस्थापन दर का नियम लागू होता है। ये इसकी पहली विशेषता है। अपने यही ध्यान रखना है कि इसका जो ढलान होता है वो नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मूल बिंदु की ओर ऊंतोदर होता है, मूल बिंदु की ओर कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ये इसकी हुई पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी क्या होती है? ये मूल बिंदु की ओर ऊंतोदर होता है, हमने जो पहले डिस्कस किया है वही है, ठीक है। ये इस प्रकार का होता है, मूल बिंदु की ओर ऊंतोदर होता है, ठीक है। अगर इस प्रकार की शेप में है इंडिफरेंस कर्व तो ठीक है। ये होता है ऊंतोदर। क्या होता है? ऊंतोदर है। ये पोजीशन जो है डायग्राम की इंडिफरेंस कर्व की वो क्या है? ऊंतोदर, ऊंतोदर, या इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स, ठीक है। ये शेप जो है डायग्राम की या फिर इंडिफरेंस कर्व की तो सही है, या शेप अपने पास में ये भी मिल सकती है, इंडिफरेंस कर्व की शेप ये भी मिल सकती है। तो ये जो शेप है घटती समान प्रस्थापन दर का नियम को फॉलो नहीं करती। ये घटती की नहीं करती बल्कि बढ़ती की करती है। दैट मीन्स है कि इस प्रकार की शेप इंडिफरेंस कर्व की नहीं होगी। आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो इसकी रेशियो आएगी वो घटती नहीं बल्कि बढ़ती मिलेगी। देख रहे हैं? कम मात्रा के लिए ज्यादा लेता है, कम देता है ज्यादा लेता है, कम देता है ज्यादा लेता है। तो यहाँ पर जो घटती समान प्रस्थापन दर जो है वो लागू नहीं होगा। घटती समान प्रस्थापन दर का जो नियम है वो लागू नहीं होगा, यहाँ पर बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं बताता हूं कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो मूल बिंदु की ओर क्या होता है? ऊंतोदर होता है, न कि नतोदर। इसको बोलेंगे हम नतोदर। ऊंतोदर होना चाहिए। कहने मतलब क्या था कि ये शेप होनी चाहिए, ये नहीं होगी, ठीक है, ये नहीं होगी। यानी मूल बिंदु की ओर क्या होना चाहिए? ऊंतोदर होना चाहिए, न कि नतोदर। तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी नहीं छूते। कैसे? अब इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, ये तो एक इंडिफरेंस कर्व है, सही है। लेकिन मैंने बताया कि दो तटस्थ वक्र आपस में कभी नहीं काटते, तो पोजीशन होगी ये वाली, पोजीशंस कभी नहीं होगी। आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में इंडिफरेंस कर्व का भी यूज करेंगे, तो इस सिचुएशंस को आपने ध्यान रखना है। कभी भी आपने एक दूसरे को टच नहीं करना है। इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ पर इस बिंदु के ऊपर यहाँ पर दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और हमने पढ़ा है कि ऊंचा तटस्थ वक्र जो होता है ऊंची संतुष्टि देता है। तालिका के अंदर पढ़ा है, ग्राफ के अंदर पढ़ा है कि ऊंचा तटस्थ वक्र क्या होता है? ऊंची संतुष्टि देता है। और नीचा तटस्थ वक्र क्या कर देता है? नीची संतुष्टि देता है। अब यहाँ पर तो ऊंची नीचे की बात है ही नहीं, आपस में टच करके दैट मींस कि इस पॉइंट के ऊपर वो क्या होगा? कितनी संतुष्टि देते हैं? दोनों के दोनों। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये कम देता है, ये ज्यादा देता है। क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटी
ये होगी और इसकी ये होगी। दैट मींस कि ये ऊपर है और उस साइड में जाएंगे तो क्या होगा, उस साइड में ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की सिचुएशंस इसके अंदर नहीं होती, इस प्रकार की शेप या फिर इस प्रकार का टकराव जो है तटस्थावकर के अंदर नहीं होता, आपस में तटस्थावकर कभी नहीं काटते। होता है तटस्थावकर कभी भी ओ एक्सिस को या वाई एक्सिस को नहीं छूता। ओ एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। कभी भी इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो नए कर्व की बजाय हम एक ग्राफ की बात करें, एक इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो इस पोजीशन में नहीं होगा ओ एक्सिस और वाई एक्सिस। इस शेप में इंडिफरेंस कर्व कभी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आकर क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व एक्स वस्तु को देता है इतना और वाई वस्तु के लिए देता है 0 देता है। यहाँ पर पॉइंट देखेंगे तो क्या होगा, एक्स वस्तु कितनी देता है क्वांटिटी और वाई वस्तु कितनी देता है 0 देता है। लेकिन इसी तटस्थावकर के ऊपर अगर ऊपर जाता है तो क्या होगा, क्वांटिटी इसकी कितनी देता है और इसकी कितनी देता है, यानी एक्स कितनी देता है और वाई की कितनी देता है। तो इस प्रकार की शेप नहीं होगी। हमने ये ध्यान रखना है कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है कभी भी ओ एक्सिस को नहीं छूता और नहीं कभी वाई एक्सिस को छूता है। और जो छठी जो विशेषता है वो हमने पहले पढ़ रखी है, मानचित्र के अंदर ग्राफ के अंदर पढ़ी है कि ऊंचा तटस्थावकर ऊंची संतुष्टि देता है। ठीक है, और नीचा तटस्थावकर नीची संतुष्टि देता है। शेप है तटस्थावकर की जो शेप होती है वो बिल्कुल समान होना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, यहाँ पर स्पेस ज्यादा है, यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पर स्पेस कम है। इस प्रकार की पोजीशन जो है हो सकती है तटस्थावकरों के साथ में।